Diksha Gangrade and you are watching TG Agri. फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्रॉप फिजियोलॉजी का सबसे फर्स्ट चैप्टर दैट इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो JRF, BHU और अदर स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक दैट इज़ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। देखिए, हम जानते हैं कि ह्यूमंस और एनिमल्स में एक प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिससे वाटर, फूड एंड मिनरल्स हर सेल ऑर्गन हर जगह एनिमल्स और ह्यूमंस के हर बॉडी पार्ट में पहुंच जाते हैं। पर प्लांट्स में ऐसा कोई प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। तो आज हम देखेंगे कि प्लांट्स वाटर, फूड और मिनरल्स को किस तरह फ्रॉम सोर्स टू सिंक पे किस तरह वो ट्रांसपोर्ट करता है। देखिए, इसमें दो प्रोसेस होती है। अगर हमको कोई शॉर्ट डिस्टेंस पे अगर हमको कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट करनी है तो वो होती है डिफ्यूजन और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के थ्रू। और अगर हमको कोई लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसपोर्ट करना है, जैसे रूट से अगर हमको एपेक्स ऑफ द लीफ या एपेक्स ऑफ द ब्रांच पे अगर हमको कोई चीज़ को ट्रांसपोर्ट करना है तो वो वैस्कुलर टिश्यूज के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, अब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की क्या मीन्स है, किसके द्वारा। देखिए, इसमें दो प्रोसेस होती है, एक पैसिव प्रोसेस, दूसरी एक्टिव प्रोसेस। देखिए, पैसिव प्रोसेस क्या होता है? पैसिव प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें प्लांट्स शॉर्ट डिस्टेंस पे अपने वाटर और गैसेस मूवमेंट करते हैं, पर इसमें कोई भी ATP की एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। यह हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। पैसिव प्रोसेस कभी भी टेम्परेचर और इनहिबिटर्स के लिए सेंसिटिव नहीं होती है। वहीं पे एक्टिव प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ये हमेशा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव करते हैं और ये टेम्परेचर और इनहिबिटर्स के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ये हमेशा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ मूव करते हैं। तो ये अपन ने दो प्रोसेस देखी, पैसिव एंड एक्टिव। अब अपन देखते हैं कि पैसिव में कौन कौन सी प्रोसेस आती है जिससे हम शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आता है डिफ्यूजन। देखिए, डिफ्यूजन का मतलब है मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, जब हम सॉल्यूट पार्टिकल्स का मूवमेंट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। देखिए, क्या होता है, सपोज इसका एग्जांपल है, अगर हमने एक रूम है, ठीक है, रूम के अगर हमने इस कॉर्नर पे हमने कुछ स्प्रे करा तो थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन हुआ, ठीक है, वो थोड़े टाइम बाद क्या होता है, पूरे रूम में स्प्रेड हो जाती है गैस। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। जो सॉल्यूट पार्टिकल से कहाँ गए, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक, तो उसे क्या कहा हमने? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज द ओनली मीन्स फॉर गैसियस मूवमेंट। गैसियस मूवमेंट हमेशा डिफ्यूजन के थ्रू होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है टिल इक्विलिब्रियम। इसका क्या मतलब होता है? जैसे देखिए, इस साइड में हमने कुछ स्प्रे करा, जब उसके रूम के सारे कॉर्नर्स पे गैसियस के पार्टिकल्स इक्विलिब्रियम में पहुंच जाते हैं तो डिफ्यूजन की प्रोसेस रुक जाती है। डिफ्यूजन की प्रोसेस में कभी भी ATP का यूज़ नहीं होता है, इसलिए उसे एक पैसिव प्रोसेस कहा गया है। अब डिफ्यूजन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट होते हैं? सबसे पहले होता है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिफ्यूजन भी बढ़ेगा। सेकेंड है डेंसिटी। डेंसिटी, ग्राहम लॉ ने कहा था कि डेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, सॉरी, डिफ्यूजन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ डेंसिटी। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कि जितना ज़्यादा किसी चीज़ का कंसंट्रेशन होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? डिफ्यूजन होगा। सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन। फिफ्थ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, लिपिड सॉल्युबल पार्टिकल डिफ्यूज फास्टर। देखिए, सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन हमारी लिपिड से बनी होती है, तो जितने भी लिपिड्स में जो भी पार्टिकल्स अगर सॉल्युबल होते हैं तो वो बहुत जल्दी डिफ्यूज हो जाते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, एक चीज़ और, हमें डिफ्यूजन सॉलिड और लिक्विड में गैस और लिक्विड में होता है। डिफ्यूजन कभी भी सॉलिड में पॉसिबल नहीं होता है। डिफ्यूजन इन सॉलिड इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, पर डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इज पॉसिबल।
ये तो हमने देखा डिफ्यूजन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। पैसिव प्रोसेस में सबसे पहले देखा डिफ्यूजन, अब देखते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। देखिए यहाँ पे क्या होता है, अगर हम नाम से समझे, फैसिलिटेटेड मतलब यहाँ पे हमको कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करी जा रही है। क्या मतलब होता है, जब किसी सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कैरियर प्रोटीन की जब हेल्प ली जाती है तो उसे हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। देखिए क्या होता है, जैसे हमारी जो सेल मेम्ब्रेन रहती है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, यहाँ पे प्रोटीन्स रहते हैं। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली डिफ्यूज़ नहीं हो पाते हैं, उनको एक कैरियर की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या होता है, वो जो पार्टिकल्स है, क्या होता है, ये जो अपने सब्सटेंस है, ये क्या होते हैं, ये जो पार्टिकल्स है कहाँ अपने कैरियर प्रोटीन्स पे आएंगे और फिर कैरियर प्रोटीन्स उसको एक जगह से सेल के अंदर क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। अब कौन कौन से प्रोटीन एज अ कैरियर सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो वो होते हैं पोरिन्स एंड एक्वापोरिन्स। एक्वापोरिन्स को अपन वाटर चैनल भी कहते हैं, ठीक है। पोरिन्स कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड पे, और कुछ बैक्टीरियाज में हमें पोरिन्स मिलते हैं जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हेल्प करते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट है कि पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। हमेशा पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स ही फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, इसमें भी एटीपी की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। तो ये हमने देखा डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब हम देखते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को पढ़ने से या डिटेल में डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कुछ मूवमेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले आता है यूनिपोर्ट। जब सब्सटेंस एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उसे कहते हैं यूनिपोर्ट। नेक्स्ट आता है सिम्पोर्ट। सिम्पोर्ट का मतलब क्या होता है, जब दो सब्सटेंस एक साथ एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उसे कहते हैं सिम्पोर्ट। नेक्स्ट है थर्ड है एंटीपोड। एंटीपोड का मतलब होता है जब दो सब्सटेंस अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उसे कहते हैं एंटीपोड। ये देखिए अपन ने मूवमेंट्स। अब अपन देखते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है। देखिए ऑस्मोसिस मूवमेंट ऑफ solvent particles from higher concentration to lower concentration across semi permeable membrane, ठीक है। देखिए जब अपन ने डिफ्यूजन में पढ़ा था तो वहाँ पे क्या पढ़ा था कि सॉल्यूट पार्टिकल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे जाते हैं। यहाँ पे अपन बात करते हैं जब सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की मूव करते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, तो उसे अपन कहते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। अब अपन इसको समझते हैं। देखिए यहाँ मैंने एक आपको एग्जाम्पल भी बताया है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये हमारा एक टैंक है, ये हमारे बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हमने कुछ सॉल्वेंट रखा है और इसमें कुछ सॉल्यूट भी मिक्स्ड है, ठीक है। तो अब क्या होता है, क्या बताया मैंने, सॉल्वेंट मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सॉल्वेंट हायर कंसंट्रेशन का क्या मतलब होता है, देखिए 2 मिनट। यहाँ पे क्या है, हमने क्या है, हमको सॉल्यूट मिला दिया है, यहाँ पे थोड़ा हमारे पास कम सॉल्यूट है, यहाँ पे सॉल्यूट पार्टिकल्स ज़्यादा है और यहाँ पे सॉल्यूट पार्टिकल्स हमारे पास कम है। तो बात क्या हुई, सॉल्वेंट पार्टिकल मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर। तो यहाँ पे जो है सॉल्वेंट ज़्यादा है और यहाँ पे सॉल्वेंट, देखिए ये ए है और ये बी है। यहाँ पे क्या हुआ, सॉल्वेंट क्या है, ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट कम है, और बी उसमें क्या है, सॉल्वेंट क्या है, कम है क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या है, ज़्यादा है। तो वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा, या सॉल्वेंट पार्टिकल कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। कहाँ, यहाँ से इधर, ठीक है। यह समझ में आ गया कि अपन ने क्या पढ़ा। अब अपन देखते हैं इसकी 3 प्रोसेस होती है, इसको अपन ने इसमें जो बोल सकते हैं कि अपन ने 3 टाइप से इसको डिवाइड करा है। एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तीसरा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सबसे पहले अपन देखते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन।
ठीक है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि ये जो बीकर में जो हमने सॉल्यूशन लिया है और प्लांट सेल का जो सॉल्यूशन का जो दोनों का कंसंट्रेशन है, प्लांट सेल का और जिस बीकर में हमने वो प्लांट सेल ये इसका प्लांट सेल का ए और बी का अगर कंसंट्रेशन सेम है तो उसे हम क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें वाटर या कुछ वाटर कभी भी एक तरफ से दूसरी तरफ मूव नहीं करता है क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन सेम होता है। नेक्स्ट है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। देखिए, आप समझते हैं कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है। देखिए, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हमेशा एंडोऑस्मोसिस होता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है कि यहाँ ये जो हमारा जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, वो लेस कंसंट्रेटेड है, और यहाँ क्या है, ये जो हमारी सेल है वो क्या है, हाई कंसंट्रेटेड है। तो अपन ने देखा कि वाटर कहाँ से कहाँ मूव करता है, लेस कंसंट्रेटेड टू हाई कंसंट्रेट। मतलब कहाँ से कहाँ जाएगा, बाहर से किधर जाएगा, वो अंदर की तरफ जाएगा। उसको अपन ने क्या कहा है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। उस प्रोसेस को अपन ने एंडोऑस्मोसिस कहा है। तो अपन जानते हैं कि अगर पानी बाहर से अंदर की तरफ जाएगा तो सेल क्या हो जाएगी, टर्जिड हो जाएगी, मतलब क्या हो जाएगी, वो फूल जाएगी। पर रप्चर डज नॉट टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ सेल वॉल। देखिए, अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन अगर अपन ने एनिमल सेल लिया होता और वहाँ पे एंडोऑस्मोसिस होता है तो एनिमल सेल रप्चर हो जाती है। पर क्योंकि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट रहती है इसलिए प्लांट सेल कभी भी रप्चर नहीं होती। ये बात करिए अपन ने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की। अब अपन बात करते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की। देखिए, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब यहाँ पे हमारा कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है और सेल के अंदर कंसंट्रेशन कम है। तो अपन क्या बात करते हैं कि वाटर मूव्स फ्रॉम लेस कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। तो वाटर कहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ से अंदर से कहाँ की तरफ आएगा, बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, जब अंदर से बाहर की तरफ आएगा तो क्या होगी, एक्सोऑस्मोसिस होगी। ठीक है, और सेल क्या हो जाएगा, प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे ये हमारी प्लांट सेल है। अब जो भी हम जानते हैं कि जो प्लांट सेल में वैक्यूल बहुत बड़ा पार्ट होता है। तो जो भी बोल सकते हैं कि जितना भी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जितना भी कंसंट्रेशन या जितना भी वाटर मूवमेंट होता है वो कहाँ से कहाँ होता है, वैक्यूल से होता है। वैक्यूल से होने के बाद वो कहाँ से होता है, सेल से होता है। ठीक है, ये जो हमारा साइटोप्लाज्म है वहाँ से होता है। इसलिए कभी भी प्लांट सेल में जब हाइपरटोनिक या एक्सोऑस्मोसिस होगा तो सेल में चेंजेस नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ सेल वॉल प्रेजेंट होती है। मैंने बताया कि जो एनिमल सेल है उसके शेप में चेंज आता है, पर प्लांट सेल में कभी भी उसके शेप में चेंज नहीं आता है क्योंकि सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होती है। ये अपन ने देखा ऑस्मोसिस। अब अपन देखते हैं इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन का मतलब क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्ब होना। मतलब अगर कोई सरफेस है, सरफेस पे वाटर की जो मॉलिक्यूल्स है अगर वो आके उस पर अटैच हो जाते हैं तो उसे अपन कहते हैं इम्बाइबिशन। अब इम्बाइबिशन होने से क्या क्या चेंजेस आते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले प्रेशर जनरेट होता है, उस प्रेशर को अपन कहते हैं इम्बाइबिशन प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट होता है हीट जनरेट होती है, उसके बाद वॉल्यूम में चेंज होता है। तो ये 3 चेंजेस होते हैं। सबसे पहले प्रेशर जनरेट होगा, उसके बाद हीट जनरेट होगी, उसके बाद वॉल्यूम में चेंज आएगा। ये अपन ने देखा इम्बाइबिशन। अब अपन नेक्स्ट अपना टॉपिक है वाटर पोटेंशियल। अब अपन देखते हैं वाटर पोटेंशियल क्या होता है। देखिए, हम जानते हैं कि जो वाटर पार्टिकल्स है या H2O पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अगर वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं तो मतलब उनके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। प्योर वाटर में कोई दूसरे पार्टिकल्स नहीं रहते, मतलब उनके पास मैक्सिमम वाटर के पार्टिकल्स है। ठीक है,
अगर उनके पास मैक्सिमम वाटर है तो उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, इसलिए बोलते हैं कि प्योर वाटर में मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल होता है। ठीक है, प्योर वाटर में क्या हुआ, मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल। हमने ये भी देखा कि प्योर वाटर में मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल क्यों होता है। प्योर वाटर का मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल कितना होता है, 0। अगर किसी सॉल्यूशन की बात करें तो वहाँ पे वाटर पोटेंशियल हमेशा 0 से कम होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हम सॉल्यूट पार्टिकल्स भी मिला देते हैं। अब कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वाटर पोटेंशियल को? सबसे पहले आता है सॉल्यूट। अभी अपन ने देखा कि अगर हम प्योर वाटर है, प्योर वाटर जो हमारा रहता है उसमें हम क्या मिला देते हैं, अगर हमने उसमें क्या मिला दिया, सॉल्यूट मिला दिया, तो क्या होगा, हमारा वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर के पार्टिकल ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा मूव नहीं हो पाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो वाटर पोटेंशियल कम होगा। नेक्स्ट आता है प्रेशर पोटेंशियल। जैसे जैसे प्रेशर पोटेंशियल बढ़ेगा वैसे वैसे वाटर पोटेंशियल भी बढ़ेगा। नेक्स्ट है ग्रेविटी। ग्रेविटी का वाटर पोटेंशियल पे नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है। तो ये हमने देखे फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है psi W is equals to psi S plus psi P. Here psi W is water potential, psi S is solute potential and psi P is pressure potential. तो ये अभी अपन ने क्या देखा, वाटर पोटेंशियल। एक चीज़ और, वाटर मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है, हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ। अब अपन देखते हैं, ये अपन ने देखा वाटर पोटेंशियल। अब अपन देखते हैं डीपीडी कि डीपीडी का मतलब क्या होता है। डीपीडी मतलब होता है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट। डीपीडी टर्म मेयर ने दिया था। ठीक है, अब देखिए डीपीडी का मतलब क्या होता है। अपन ने देखा कि सॉल्वेंट का डिफ्यूजन प्रेशर हाईएस्ट होता है, पर इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स मिलाने पर डिफ्यूजन प्रेशर में कमी आ जाती है। इसीलिए सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कण मिलाने पर डिफ्यूजन प्रेशर में होने वाली इस कमी को अपन क्या कहते हैं, डीपीडी कहते हैं। ठीक है, डीपीडी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन। ठीक है, ये याद रखने की चीज़ है कि जो डीपीडी होता है वो हमेशा डिफ्यूजन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब डीपीडी जितना ज़्यादा डिफ्यूजन उतना कम, डिफ्यूजन प्रेशर उतना कम। अब डीपीडी का फॉर्मूला होता है डीपीडी इज इक्वल्स टू ओपी माइनस डब्ल्यूपी। ठीक है, ओपी का मतलब होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, डब्ल्यूपी मतलब वॉल प्रेशर और टीपी मतलब टर्गर प्रेशर। अब अपन देखते हैं कि वॉल प्रेशर और टर्गर प्रेशर क्या होता है। यहाँ मैंने आपको एक डायग्राम बताया है, देखिए क्या होता है। ये हमारा क्या है, ये हमारी सेल है। ठीक है, ये हमारी क्या है, सेल है। ठीक है, सेल के अंदर अगर कोई भी वाटर मॉलिक्यूल एंट्री लेता है, जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल ने सेल में एंट्री ली, तब जब ये वाला जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है जब वो सेल पे क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा, तो उसे हम कहते हैं टर्गर प्रेशर। ठीक है, उसके अपोजिट में जब सेल जो वॉल है जब उस वाटर मॉलिक्यूल पर प्रेशर लगाती है तो उसे हम कहते हैं वॉल प्रेशर। देखिए, उसे हम कहते हैं वॉल प्रेशर। तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने डीपीडी देखा। देखिए, डीपीडी में जब वाटर मूवमेंट होता है तो ये होता है लो डीपीडी टू हाई डीपीडी। मतलब डीपीडी इज ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वाटर पोटेंशियल एंड इट इज ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन प्रेशर। ठीक है, तो अभी अपन ने देखा डीपीडी। अब अपन देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर को अपन काय से डिनोट करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को अपन पाई से डिनोट करते हैं। देखिए, इसका मतलब होता है प्रेशर अप्लाइड बाय अ सॉल्यूशन टू प्रिवेंट इनवर्ड मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट और वाटर। इसका मतलब होता है ऑस्मोसिस की प्रोसेस में
पार्टिसिपेट करने वाले पार्टिकल्स के द्वारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पर जो प्रेशर डाला जाता है उसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ये हमने ऑस्मोटिक प्रेशर देखा। अब हम देखते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ वाटर टू मूव फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। वाटर का पोटेंशियल जिससे वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ मूव करता है उसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल हमेशा सॉल्यूट पोटेंशियल के इक्वल रहता है। नेक्स्ट पॉइंट कि ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक पोटेंशियल ये दोनों इक्वल होते हैं, पर कंडीशन क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा पॉजिटिव से डिनोट करते हैं और ऑस्मोटिक पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव से डिनोट किया जाता है। तो ये हमने देखा अभी ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक पोटेंशियल। अब नेक्स्ट पॉइंट है अपना विल्टिंग कि विल्टिंग क्या होता है। देखिए विल्टिंग क्या होता है। विल्टिंग का मतलब होता है जब जो पत्तियां हैं, ठीक है, वो पानी के अभाव में या जब पानी कम रहता है तो उसमें जब वो मुरझा जाती है तो उसे हम कहते हैं विल्टिंग हो जाना। अब कौन कौन सी है, एक तो पानी कम हो जाएगा या इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन बढ़ जाएगा। तो क्या है, इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन बढ़ा मतलब जो प्लांट है उसको प्रॉपर अमाउंट में वाटर नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब इसमें 3 टाइप की स्टेजेस होती है विल्टिंग की। सबसे पहले आती है इंसिपिएंट विल्टिंग। इंसिपिएंट विल्टिंग के कोई साइन नहीं होते, इसका मतलब होता है इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। इसके बाद आती है टेम्पररी विल्टिंग। टेम्पररी विल्टिंग में क्या होती है, लीव जो होती है ड्रूप डाउन हो जाती है, मतलब वो थोड़ी सी मुरझा जाती है और नीचे की तरफ हो जाती है। इस कंडीशन में क्या होता है, अगर टेम्पररी विल्टिंग जब प्लांट्स में होती है, अगर इस कंडीशन में हमने उनको पानी दे दिया तो वो डीप्लाज्मोलाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आती है परमानेंट विल्टिंग। परमानेंट विल्टिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लीव्स पूरी तरीके से सूख जाती है और इस कंडीशन में अगर हम परमानेंट विल्टिंग होती है, अगर किसी पेड़ को या प्लांट को तब हम वाटर देते हैं तो वो अपनी रियल कंडीशन में नहीं आ पाता है। तो ये अपन ने देखा अभी विल्टिंग। अब नेक्स्ट है परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज, अमाउंट और परसेंटेज ऑफ वाटर इन सॉइल एट विच प्लांट विल्ट परमानेंटली। मतलब सॉइल में कितना परसेंटेज वाटर है जिससे जो प्लांट है वो पूरी तरीके से परमानेंटली विल्ट हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं परमानेंटली विल्टिंग परसेंटेज। आज जो हमने बात करी इस टॉपिक में, जो हमने डिस्कस करा वो हमने देखा शॉर्ट डिस्टेंस कि कैसे वाटर मॉलिक्यूल्स, गैसियस मॉलिक्यूल्स शॉर्ट डिस्टेंस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। अब इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे हम कि अगर हमको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करना रहता है, जब प्लांट कोई भी चीज़ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करता है तो वो कैसे करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। एज वेल यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम by ID TG Agri।